नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल की भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपसी एकता इत्यादि और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती की जो मुहिम चलाई जा रही है, कम से कम ये यूट्यूब के संदेश के माध्यम से, ये बहुत ही एक हर्ष का विषय है कि अब हमारी अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम अब इसके महत्व को समझने लगी है। अब उनकी तादाद बढ़ रही है और उनके जज्बे और हौसले इस दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इस विषय को थोड़ा सा विराम दे करके एक विषय पर थोड़ा सा चर्चा करना आवश्यक है कि भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से किसी कर्नाटक में कोई कह रहे थे कि क्या यूट्यूब वाले सर जो है एक यहाँ धार्मिक कुप्रथा है, क्या उसको भी दूर करेंगे। देखिए, दूर करने वाले हम अकेले नहीं हैं, ये पूरी अवाम, हमारी जो भारतीय अवाम है, हमारे जो आदरणीय भारतीय अवाम है, इसी को मिलके करना है। हम तो एक संदेश वाहक हैं। जहाँ तक कि कुप्रथा का सवाल है, कुप्रथा को जो स्वार्थी तत्व हैं वो किसी न किसी पंथ से जोड़ करके उसको जारी रखना चाहते हैं और इसीलिए कुप्रथाएं कुछ पंथ के नाम पर अभी भी चल रही हैं और इसीलिए वो किसी न किसी शोषण का वो कारण वो बनी हुई है और उन पर उन पर जो खुलासा होता भी है तो वह जो है सेलेक्टिव बेसिस पर, यानी किसी का यदि कोई स्वार्थ है तो उसको उजागर कर दिया, बाकी को छोड़ दिया। फिर उसकी जब बारी आई, जब दूसरे की बारी आई तो कुछ को उजागर किया और फिर दूसरे को छोड़ दिया। तो कुप्रथाओं का जहाँ तक सवाल है, मान लीजिए हिंदू सनातन में
क्या है, बाल विवाह, सती प्रथा, और इसके बाद घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, तमाम इस तरह के सुधार हुए न। और हमारे इस्लाम पंथ में वो 3 तलाक पर यानी काफ़ी बहस हुई। ये भी बताया गया कि काफ़ी इस्लामिक देशों में भी जो है 3 तलाक में लगभग वो वहाँ पर प्रतिबंध है, लेकिन भारत में ही उसको पंथ से जोड़ करके उसको जो उसके कुछ ठेकेदार हैं, जैसे मैंने कहा कि पंथ से समस्या नहीं होती है, पंथ के जो ठेकेदार बन जाते हैं उनसे समस्या होती है। तो वो भारत में ही जो है पंथ के ठेकेदार जो है वो बीच रास्ते में आ रहे थे। तो खैर सर्वोच्च न्यायालय ने भी और फिर भारत की संसद ने भी दोनों मिलकर के कुछ कानून बनाए हैं। अब उस कानून का पालन कैसे होता है ये सरकारों पर निर्भर करता है। तो और भी कुप्रथाएं और भी हैं। बात इसकी भी चलती है कि हालांकि भारतीय जनता दल किसी पंथ में किसी पंथ के वो यानी विवेचना में पढ़ना जो है वो उचित नहीं मानता है, लेकिन कुप्रथा खत्म होनी चाहिए, इसका वो स्पष्ट रूप से जो है पक्षधर है। अब जैसे एक कुप्रथा है, जैसा कि लोग कहते हैं इस्लाम आस्था के नाम पर, हालांकि इस्लाम आस्था में है कि नहीं है इसको इसको मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस इस्लाम आस्था के नाम पर कुछ वही जो स्वार्थी तत्व और जो उसके ठेकेदार चलाना चाहते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, हलाला एक जो है वो कुप्रथा है। जो कि अच्छा, जितनी भी कुप्रथाओं को हम ही नहीं कोई भी, एक मानवता जो है ये सबसे कारगर सबसे स्वस्थ कसौटी है, उसी पर कसिए कि मानवता की कसौटी पर कोई भी प्रथा मैंने जो है किसी भी सभ्य समाज में उसको चलने देना चाहिए या नहीं, वो अपने आप सभी को आपको भी स्पष्ट हो जाएगा नहीं भाई ये कुप्रथा है और उसको किसी पंथ के नाम पर जो है कदापि चलने नहीं देना चाहिए। ये अपने आप में ये एक विचार आएगा। तो बात चली थी कि यानी कुप्रथाओं की। तो कुप्रथा जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और 3 तलाक का, और इसी तरह हलाला भी है। इसी तरह से कोई त्योहार मनाने के नाम पर जो है पशु बलि है। तमाम इस तरह की जो है कुप्रथाएं जो है वो जो उसके ठेकेदार हैं पंथ के, वो उसको पंथ का नाम दे करके उसको जारी रखे हुए हैं अपने स्वार्थ सिद्धि में। तो ये सारी जो है यानी कुप्रथाएं जो और भी जगह ये सुना गया था कि जैसे कि दासी प्रथा का शायद बहुत ज़माने से अंत हो गया, लेकिन अभी भी शायद कहीं यानी वो इक्का दुक्का छिटपुट इसकी बातें मिलती हैं दासी प्रथा मंदिरों में। तो कहीं भी उसका एक असर है और उसकी मौजूदगी है, तो पूरे समाज के लिए ये अभिशाप है, अब कलंक है। तो सारी जो है कुप्रथाओं को यानी गलत जो है इस तरह की प्रैक्टिसेस को जो कि मानवता के खिलाफ हैं, इंसानियत के खिलाफ हैं, और वो खास करके उसको एक पंथ का आवरण दे करके उसके उस पंथ के ठेकेदार जो है जो कि उसको चलाना चाहते हैं, उसका अंत होना चाहिए। भारतीय जनता दल का ये शासन आता है तो निश्चित रूप से इस तरह की जितनी भी यानी कुप्रथाएं हैं और जो कि पांथिक वो ठेकेदारों के द्वारा पांथिक ठेकेदारों के द्वारा चलाई जा रही हैं,
सबको वो समाप्त करने की दिशा में निश्चित है कि वो कदम उठाएगा। और हमेशा एक सिलेक्टिव के रूप में, हालांकि कुछ माने ऐसी घटनाएं भी हो सकती है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसको एक संकुचित दृष्टिकोण से देख करके और सिलेक्टिव वे में, सिलेक्टिव माने चुन करके, जैसे उदाहरण के लिए क्या साहब मदरसों में जो है वो कट्टरवाद वो पढ़ाया जाता है, क्या कुछ कट्टरवादी जो उसके अपोजिट, उसके विरुद्ध जो कट्टरवादी तत्व के साथ यहीं से जो है वो आतंकवाद पनपता है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता दल ने पिछले कई एपिसोड में बताया था, यह इस तरह की जो समस्या है इसके लिए भारतीय जनता दल ने बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि सिर्फ मदरसा ही नहीं, जितने भी यानी पंथ आधारित ये विद्यालय चलाए जा रहे हैं, चाहे मदरसा हो, चाहे शिशु मंदिर हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे मिशनरी के जो स्कूल हैं कॉन्वेंट टाइप के वो हों, चाहे हमारे सिख पंथ के द्वारा जो चलाए जा रहे विद्यालय हों, सभी को वो बताया गया था कि सिंगापुर जो देश है, हालांकि बहुत छोटा सा देश है और बहुत हाल में ही उसका वो निर्माण हुआ है, और उसमें कई भारतीय लोग भी जाकर बसे हैं और प्रधानमंत्री तक बने हैं, यानी भारतीय मूल के लोग सिंगापुर में बने हैं। तो उसकी जो शैली, उसका जो मॉडल है वह पूरे विश्व के लिए जो है अनुकरणीय है, और भारत के लिए भी। भारत की इस तरह की जो समस्याएं हैं कि वही कि गुरुकुल हो, शिशु मंदिर हो, मदरसा हो, कॉन्वेंट स्कूल हो, आपका माने सिख पंथ के द्वारा चला जा रहे विद्यालय इत्यादि हो, सभी जो है वो सरकारी नियंत्रण और सरकारी जो है वो पाठ्यक्रम, यानी उनका अपना कोई जो है पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। सभी पाठ्यक्रम जो है सरकार को तय करे और सरकार की वो निगरानी में ये करने की, यानी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और राष्ट्र के हित में बहुत आवश्यक है। लेकिन इसको भी क्या है, इसको वो सिलेक्टिव वे में चुन करके बस सिर्फ मदरसों की बात उठाना, ये निहायत जो है मैंने वो समाज की भी दृष्टिकोण से, देश के और राष्ट्र के दृष्टिकोण से निहायत जो है वो राष्ट्रघाती है कि सिर्फ एक की बात उठाना। और उसी प्रकार ये बात उठाते रहते हैं सिर्फ मस्जिद की। तो भारतीय जनता दल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मॉडल सिंगापुर का है, सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मंदिर भी, गुरुद्वारे भी और गिरजाघर भी, इनके लिए ये व्यवस्था वो कर देना आवश्यक है कि इनका एक अनिवार्य पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन वो सरकार के साथ। कोई भी इस तरह से कोई भी मंदिर और कोई भी गिरजाघर, कोई भी गुरुद्वारा और कोई भी मस्जिद का जो है बगैर पंजीकरण के, बगैर सरकार के पंजीकरण के वो उसका संचालन हो नहीं सकता। ऐसा करने की आवश्यकता है। और फिर इसके बाद वो उनको ऑडिटेड अकाउंट, यानी वो मतलब लेखा परीक्षित जो लेखा जोखा, यानी ऑडिटेड अकाउंट उनको हर साल उनको माने देना है। इस तरह की व्यवस्था वो करनी पड़ेगी। लेकिन अब देखिए माने किस तरह की ये स्वार्थी तत्व किस तरह की क्या तर्क उठाते हैं, उसका नमूना जरा देखिए। हमेशा मदरसों की बात उठाएंगे,
नहीं नहीं, वो मस्जिदों की बात उठाएंगे, लेकिन मंदिरों में वो कहते हैं कि नहीं, वो वहाँ का जो स्थानीय लोग जो है उसका प्रबंध देखेंगे। सवाल इस बात का है कि भाई कि यदि मस्जिद के नाम पर पैसा आता है, कहाँ जाता है, ये जिस पर आप सवाल उठाते हैं, तो तिरुपति बालाजी में कितना पैसा आता है, वो किस काम में लगता है, कहाँ जाता है, इसका भी तो हिसाब होना वो चाहिए ना। ये देश ने देखा है कि पद्मनाभ स्वामी जो माने मंदिर था वहाँ का, माने केरल में, त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, और विनोद राय जो कि एक्स भूतपूर्व हमारे क्या थे, CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, माने कि महानियंत्रक और लेखा परीक्षा, CAG बहुत महत्वपूर्ण एक संवैधानिक पद है, CNAG। तो वो भूतपूर्व CAG जो विनोद राय की अध्यक्षता में वो पद्मनाभ स्वामी के तहखाने में कितना खजाना जमा है, इसके लिए वो पता करने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। तो जहाँ तक इस समिति ने पता लगाया था, लगभग 1 लाख करोड़, और अभी और भी पता लगाया जाना बाकी है। इसी प्रकार जो है जो साईं मंदिर है शिरडी का, इसी प्रकार तमाम है। इसी प्रकार जो है वो किशन मिशनरी में कितना पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है। तो सिर्फ एक मस्जिद की बात नहीं उठानी चाहिए, सिर्फ मदरसे की बात नहीं उठानी चाहिए, सब पर एक समग्र जो है दृष्टिकोण, वो भी राष्ट्रीय हित में, वो जो कि अभी ये बताया गया है कि भाई कि जितने भी विद्यालय हैं वो सरकार के नियंत्रण में, सरकारी जो है पाठ्यक्रम में, और पाठ्यक्रम की भी जब बात आ रही है तो उसमें राष्ट्रीय वो पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम से मतलब है कि नैतिक शिक्षा वाला पाठ्यक्रम उसमें जरूर हो। नैतिक शिक्षा में जो है जो हमारे जो संत महात्मा हैं इस देश के, जैसे हमारे गुरु नानक हैं, कबीर हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, सूफी संत हैं, और हमारे जो ईसा मसीह के उपदेश हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा 2 लाइन, 1 लाइन उसका संग्रह, और इनकी थोड़ी जीवनी। तो नैतिक जो है वो पाठ्यक्रम का वो एक पार्ट है, एक भाग। दूसरे भाग में हमारे ये अमर शहीद और राष्ट्रभक्तों का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह इत्यादि लोगों का, उनकी भी जीवनी, ताकि यानी हमारे बच्चों में इनके प्रति जो है एक भक्ति का, और जो इन्होंने देशभक्ति का जज्बा जगाया, तो वही जज्बा हमारे बच्चों में भी वो माने, और वो भी स्कूलिंग एज पर वो होना आवश्यक है। तब जो जनरेशन आएगी, जो पीढ़ियाँ आएंगी, जो नस्लें आएंगी, उसमें वो नैतिक शिक्षा भी, माने हमारे जो संत महात्माओं ने जो अपने आचरण व्यवहार और सोच को शुद्ध करने के लिए जो उन्होंने उपदेश दिया है, वो, और देश के प्रति देशभक्ति का जज्बा उन बच्चों में और उन नस्लों में उन पीढ़ियों में आएगा। तो इस पर पिछले कुछ एपिसोड के संदेश के माध्यम से इसको बताया गया था, और भारतीय जनता दल हमेशा इसका पक्षधर है। जब भी इसको मौका मिलेगा, जब भी इसके हाथ में शासन आएगा, इस तरह की आएगा, तो इस दिशा में वो अवश्य काम करेगा। अब वो जो है एक और भी सुखद समाचार हम अपने आदरणीय भारतीय आवाम के साथ साझा करना चाहते हैं
अब जब कुछ राजनीतिक दल जो है यानी रेवड़ीबाजी, प्रलोभन कि कपड़ा ले लो, ये ले लो, और यानी अब हम नहीं कहते हैं कि सभी ऐसा करते होंगे, लेकिन यही है इन्होंने शुरू किया है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता दल ने बिल्कुल स्पष्ट बताया हुआ है कि जो राजनीतिक संगठन स्वस्थ रूप से यानी शासन प्रशासन के माध्यम से बराबरी के आधार पर समाज को, देश को कुछ दे नहीं सकता, वही जो है रेवड़ीबाजी, अंग्रेजी में बोला जाता है लॉलीपॉप, वो दिया करता है। जैसे अखिलेश आए थे तो लैपटॉप बांटेंगे। दक्षिण भारत में तमाम टीवी ले लो और जो है वो टीवी या मोबाइल क्या वो बांटते रहते हैं। और फिर इसके बाद फिर वो कर्जा माफ, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त। तो ये रेवड़ीबाजी जो है समाज के लिए, देश के लिए बहुत घातक है। तो अब चूंकि चुनाव सामने आ रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश और भी राज्यों के, तो उत्तर प्रदेश का महत्व विशेष है। ये बहुत कुछ वो माने देश की जो है दिशा को निर्धारित करता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई दिल्ली का रास्ता जो है वो दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर कहीं जाता है। मतलब कि जो भी सत्ताधारी दल है, जो उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लिया, तो वो दिल्ली की सत्ता पर उसका भी दबदबा सीधे रूप में या वैसे रूप में रहता है। खैर चलिए, ये उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है। तो चुनाव आ गया है, तो अब इस तरह का जो लॉलीपॉप वाला जो धंधा है, रेवड़ीबाजी वाला, और इतना हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम समझ ले कि जिस संगठन के पास जो है अपनी आवाम को स्वस्थ रूप से मानेगा या शासन प्रशासन की रीतियों के अनुसार देने को स्वस्थ रूप से कुछ नहीं रहता, वही जो है जनता को लुभाने के लिए, जनता को भरमाने के लिए, जनता से वोट छीनने के लिए वो रेवड़ीबाजी जो है जैसी बातें करते हैं। तो वो रेवड़ीबाजी में जितने भी राजनीतिक दल है, वो लगता है कि कोई पीछे नहीं है। वो जो केजरीवाल है, एक और तो जो है भारत तेरे टुकड़े, देखिए कितनी गंभीर बात, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके साथ खड़ा होगा, वो गद्दारी करेगा। और दूसरी ओर जो है वो जो है मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी में के रेवड़ी में हमारे आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहनों को लुभाएगा, फंसाएगा। तो उसी तरह का रेवड़ीबाजी के चक्कर में कुछ लोग गए थे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के पास। तो एक नमूना है, तो उस आदरणीय भारतीय भाई ने उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से पूछा कि आप हमको क्या समझते हैं। देखिए मैंने कितना महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने किया कि आप हमको किस रूप में देखते हैं, कि आप क्या समझते हैं। तो वो समझे नहीं भाई कि हम आपको क्या समझते हैं, हम आपको तो उसने जवाब दिया कि हम आपको जाट समझते हैं, आपको जाटो समझते हैं, आपको हिंदू समझते हैं, आपको मुसलमान समझते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई कि यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमको भारतीय मानते हैं कि नहीं मानते। अब इस तरह के सवाल हमारी आदरणीय भारतीय आवाम इन राजनीतिक दलों से करना उसने शुरू कर दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ संकेत है कि हमारी आदरणीय भारतीय आवाम इन विखंडनकारी ताकतों से इस तरह के सवाल करना शुरू कर दिया है कि आप हमको क्या समझते हैं, आप हमको भारतीय मानते हैं कि नहीं मानते हैं।
लेकिन ये अभी इनकी बेहयाई गई नहीं है और शायद जाएगी भी नहीं। वो तब तक नहीं जाएगी जब तक उनको शिकस्त नहीं मिलेगी। और शिकस्त कब मिलेगी कि हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम भारतीयता के आधार पर एक साथ आकर के ताकतवर बन करके, देखिए भारतीय अवाम ताकत दल बराबर कहता है कि जो भारतीय अवाम ताकत दल करना चाहता है उसे अपने नाम में ही डाल लिया है। नाम क्या है इसका? भारतीय अवाम ताकत दल। भारत की अवाम की ताकत, यही इसका मुख्य लक्ष्य है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें भारत के अवाम को कमजोर से कमजोर वो करना चाहती हैं। कैसे? बांट करके। उनके बांटने के जो हथियार प्रमुख कौन है? सबसे प्रमुख और सबसे खतरनाक हथियार क्या है? जातिवाद। दूसरा खतरनाक हथियार क्या है? सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद। तीसरा खतरनाक हथियार कौन है? ये भाषावाद। चौथा खतरनाक हथियार कौन है? माने जो भाषा आधारित जो प्रांत बने हैं वो प्रांतवाद। फिर इसके बाद क्षेत्रवाद, समूहवाद। तो इन हथियारों के द्वारा जो है ये राजनीतिक दल इस समाज को माने बांट करके हमारी भारतीय अवाम को कमजोर से कमजोर बनाना चाहते हैं। ये उनकी मंशा है और ये उनकी गतिविधि है। इसी कड़वी हकीकत को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें। इसके ठीक विपरीत भारतीय अवाम ताकत दल, जो कि लक्ष्य को इसने अपने नाम में ही जो है वो समाहित कर लिया है कि भारत की अवाम की ताकत स्थापित करने के लिए और अपनी अवाम को ताकतवर बनाने के लिए वो भारतीय एकता बनाने के लिए भारतीय एकता की मुहिम वो चला रहा है। अब इस मुहिम को कमजोर करने के लिए तमाम साजिशें। पहली साजिश क्या है? एक प्रांतिक, और ये चला रहे हैं। और खास करके भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वो एक राष्ट्रवाद का मुखौटा भी पहने हुए है और राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव भी जीत रही है। दो लोकसभा का चुनाव भी जीती और भी शायद विधानसभाओं में भी ये मैंने यही मुद्दा जो है वो चलता रहता है। तो इनका एक चुनावी हथकंडा मुखौटा पहन करके। लेकिन अब देश ये देख रहा है कि जिस मुद्दे के आधार पर ये बीजेपी चुनाव जीत रही है, चुनाव को मस्टर करना माने उसको जो है वो वोट बटोरना, सत्ता हथियाना, सत्ता का भोग करना, जिस मुद्दे के आधार पर, जिस राष्ट्रवाद के नाम पर और जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके, उसकी असलियत क्या है? अब भारतीय अवाम ताकत दल जब ये माने राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता, भारतीयता आधारित एकता के आधार पर राष्ट्रभक्ति की बात अपने अवाम को समझा रहा है और अवाम और अपनी आदरणीय भारतीय अवाम इसको समझ भी रही है, शामिल हो रही है, तब ये धीरे धीरे ये बेनकाब हो रहे हैं कि बगैर राष्ट्रभक्ति के, बगैर भारतीय एकता के इनका राष्ट्रवाद कैसा है? इनका कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें राष्ट्रभक्ति नहीं है और भारतीय एकता नहीं है? तो भारतीय एकता के बगैर, राष्ट्रभक्ति के बगैर ये कौन सा राष्ट्रवाद ये चला रहे हैं? नंबर एक सवाल।
दूसरा है कि इनके राष्ट्रवाद की असलियत कुल मिलाकर के इसी रूप में आ गई है कि राष्ट्रवाद के नाम पर अवाम इनको जिता करके इनको सत्ता में बिठा दे, इस सत्ता का भोग करते रहें। और मोदी जी जो है ऊंचे मंच से आपको